हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 मीन्स जेनेटिक्स आनुवांशिकी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है और किस के बारे में हमें पढ़ना है, तो पहले हम उसके बारे में बात कर लें। देखिए आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि जो संतति होती है, मतलब संतान जो होती है, वो काफ़ी हद तक अपने माँ बाप के समान दिखाई देती है ना। आपने देखा होगा कि नीम के बीज से नीम का ही पौधा विकसित होता है, पीपल के से पीपल का होता है, शेर के बच्चे का शेर होता है, आदमी के बच्चे का आदमी का बच्चा होता है। तो और उनके जो गुण हैं वो एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, किसने इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया? तो देखिए इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स मीन्स आनुवांशिकी। आनुवांशिकी को परिभाषित कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? Genetics, the branch of science which deals with the study of the characteristics of heredity and variations of living being is called genetics। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों और विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी को कैसे परिभाषित करोगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, जैसे साइंस की कई सारी ब्रांच आप लोग जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ऐसे ही साइंस की एक और ब्रांच है जिसमें हम किन के बारे में पढ़ते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं, या विभिन्नताएं, वेरिएशंस क्यों उत्पन्न होती है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं बेटा? आनुवांशिकी। तो जेनेटिक्स क्या है? ठीक है, इसके बाद वर्ड जेनेटिक्स है ना, यानी कि शब्द जो आनुवांशिकी जो शब्द है, ये किसने दिया था? बैटसन ने 1905 में, 1905 में। वर्ड जेनेटिक वाज गिवन बाय बैटसन इन 1905। 1905 में ये शब्द दिया था बैटसन ने। इसके बाद अगला जो आपका टर्म है वो है हेरिडिटरी करैक्टर्स। हेरिडिटरी करैक्टर्स का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? देखिए कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, मतलब आपके माँ बाप से आप में आए हैं और आपसे आपके बच्चों में जाएंगे। मतलब ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं, ऐसे करैक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटरी करैक्टर, यानी कि आनुवांशिक लक्षण। देखिए हेरिडिटरी करैक्टर्स, द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंटियल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और शब्द आया हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता या वंशागति। ये क्या होता है? अभी हमने यहाँ पे बताया कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, हेरिडिटरी करैक्टर्स कहते हैं। बट
ये जो हेरिडिटरी करेक्टर्स होते हैं इनका जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को कहते हैं हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता या वंशागति। ट्रांसमिशन ऑफ दीज हेरिडिटरी करेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण आनुवांशिकता या वंशागति कहलाता है। ठीक है बेटाओ। अब यहाँ पे जो शब्द वंशागति यानी कि हेरिडिटी, ये किसने दिया था? स्पेंसर ने। किसने दिया था? स्पेंसर ने 1863 में, 1863 में दिया था। तो ये 3 टर्म्स मैंने आपको बताए। एक सबसे पहले जेनेटिक्स, जो कि साइंस की एक ब्रांच है। फिर दूसरा बताया मैंने आपको हेरिडिटरी करेक्टर्स, ये ऐसे जेनेटिक करेक्टर होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। और थर्ड मैंने आपको बताया हेरिडिटी, तो इसमें मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। Word genetics is proposed by Bateson in 1905 and word heredity was given by Spencer in 1863। ठीक है बेटा। अब हम लोगों के नेक्स्ट जो हमारा चर्चा का विषय है वो रहेगा कि इस आनुवांशिकता के बारे में हमें किसने, कैसे और कब बताया। तो प्रयास अफोर्ट तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने किए अलग अलग समय पर, लेकिन जो सबसे पहले सफल प्रयास था हेरिडिटी को एक्सप्लेन करने का, आनुवांशिकता को समझाने का, तो वो सफल प्रयास किया था एक साइंटिस्ट हैं मेंडल, उनका नाम है ग्रिगोर जोहन मेंडल। ठीक है। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या तो उन्होंने प्रयोग किए, किस प्लांट पर प्रयोग किए, किस पौधे पर प्रयोग किए, क्या क्या प्रयोग किए। ठीक है ना। तो उन सब के बारे में हम लोग अब इस वीडियो में आगे जानेंगे। हाँ तो बेटा देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मेंडल के बारे में कि मेंडल कौन थे, कहाँ के थे, क्या इन्होंने कार्य किया। ठीक है। और कौन कौन से प्रयोग इन्होंने किए, उन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने जो नियम हैं वो भी प्रतिपादित किए हैं। तो अब हम फुल कंप्लीटली डिटेल में मेंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेंडलिज्म यानी कि मेंडलवाद क्या होता है। सबसे पहले तो इनका पूरा नाम आप जान लें, ग्रिगोर जोहन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम ग्रिगोर जोहन मेंडल है और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक। आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रिगोर जोहन मेंडल को। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 22 ऑफ जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के एक गांव है सिल्सिया, सिल्सिया विलेज ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया के सिल्सिया गांव में इनका जन्म हुआ था। कब? 22 जुलाई 1822 को। इसके बाद इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है, इनिशियल जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अपने गांव के ही स्कूल से ली है। उसके बाद इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करके 1842 में 1842 में इन्होंने फ़िलॉसफी में यानी कि दर्शन शास्त्र में डिग्री ले ली। ठीक है। उसके बाद फ़िलॉसफी में डिग्री लेने के बाद इन्होंने एक चर्च में एज ए फादर काम करना शुरू कर दिया। चर्च ये ईसाइयों का एक पूजा स्थल होता है, जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, मुस्लिम्स का मस्जिद होती है, सिखों के गुरुद्वारे होते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो ईसाई होते हैं, क्रिश्चियन जो होते हैं, उनका पूजा स्थल होता है चर्च।
तो उस चर्च में एज ए प्रेस्ट, एज ए फादर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने देखा कि चर्च का एक गार्डन था, उस गार्डन में कुछ पौधे थे, एक ही जाति के पौधे थे, लेकिन उन पौधों में कुछ पौधे अन्य पौधों से भिन्न थे, डिफरेंट थे। तो यहाँ उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में एक क्वेश्चन आया कि भाई ये प्लांट बाकी अदर प्लांट से अलग क्यों हैं, ये पौधे अन्य पौधों से भिन्न क्यों हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने उस जिज्ञासा को, उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, संकरण को समझाने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए किस पौधे पर प्रयोग किए मेंडल ने, पता है आपको? मटर के पौधे पे, गार्डन पी प्लांट, उद्यान मटर। गार्डन पी, है ना, मटर के पौधे पे। अब मटर, अब देखिए मैंने आपको अभी मटर के दो नाम बताए, एक तो हिंदी में बताया, एक अंग्रेजी में बताया। हिंदी में तो कहते हैं मटर, अंग्रेजी में कहते हैं पी, है ना। लेकिन जब आप भारत में ही यदि किसी दूसरे प्रांत में जाते हैं, सपोज करो आप साउथ में चले गए, है ना, तो वहाँ तो कन्नड़, तमिल और पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ आप किसी से कहोगे कि 1 किलो मटर दे दे, क्या वो पहचान जाएगा क्या मांग रहा है? नहीं पहचानेगा, क्योंकि वहाँ मटर को किसी और नाम से जानते होंगे उस भाषा में। तो जब हमारे भारत में ही ये दुविधा है, तो यदि हम विदेश में जाकर के मटर के बारे में बात करें तो कौन समझेगा कि आप मटर के बारे में बात कर रहे हो? नहीं समझ सके ना। तो इसके लिए इन सभी पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम उनको दिया गया है। उस साइंटिफिक नेम से हम उस प्लांट को या उस एनिमल को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना, उसी नाम से जानते हैं। तो जो मटर है यानी कि पी प्लांट जो होता है, उसका बॉटनिकल नेम मीन्स साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटाइवम। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सैटाइवम। अब इसमें पाइसम तो इसका जीनस है और सैटाइवम इसकी स्पीसीज है, यानी कि वंश तो है इसका पाइसम और सैटाइवम है इसकी जाति, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ, जैसे मनुष्य है ना, हम और आप, तो इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। होमो इनका जीनस है और सेपियन इनकी स्पीसीज है, मतलब होमो इनका वंश है और सेपियंस इनकी जाति है। तो ऐसे ही बहुत सारे वैज्ञानिक नाम हैं, जैसे आम, केला, अंगूर, है ना, शेर, चीता, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, सबके वैज्ञानिक नाम हैं। हायर क्लास में जब आप साइंस लोगे तो आप पढ़ोगे उनके बारे में, किसको किस नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने चर्च के एक गार्डन में किस पौधे पर प्रयोग करना शुरू किया? पी प्लांट पर, यानी कि पाइसम सैटाइवम, मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। 7 वर्ष तक प्रयोग करते रहे, 7 ईयर्स तक, ठीक है। और 7 वर्षों के बाद 1865 में, 1865 में उन्होंने इन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों को, जो कि उन्होंने कागज़ पे लिखे हुए थे, पेपर पे लिखे हुए थे, सारे प्रयोग और सारे परिणाम, ठीक है, और निष्कर्ष जो भी थे वो सब लिख करके उन्हें वो लेके गए ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के ऑफिस में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो इस तरह के कार्यों को प्रमाणित करती है, सर्टिफाई करती है,
ठीक है। तो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट प्राप्त हुए उनका एक फाइल बना कर के ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के ऑफिस में गए। कब? 1865 में, है ना, 7 वर्षों तक प्रयोग करने के बाद। तो इसके बाद इन्होंने जो ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के जो साइंटिस्ट थे, है ना, उनको ये प्रयोग समझ में ही नहीं आए। उनको ये प्रयोग समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसको आप रख जाओ, हम देख लेंगे। और फाइल को उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया और ये वापस आ गए। ये ठीक वैसे ही था जैसे आज से यदि 70-80 साल पहले कोई आपसे कहता कि मैंने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे आप यहाँ बैठे बैठे किसी से भी बात कर सकते हो। 70-80 साल पहले यदि आपसे कोई ये चीज़ कहता, हम लोग क्या कहते हैं? पागल है साला, कोई काम धाम तो है नहीं, है ना, फालतू की बातें करता रहता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई कि भाई यहाँ इस गांव में बैठा हुआ कोई आदमी दूसरे गांव में बैठे हुए आदमी से कैसे बात कर सकता है? जबकि उनको तो आदत थी ना आवाज़ दे के बोलने की। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़ोर से बोल सकते हो और कितनी दूर तक सुनाई दे सकता है? बस उनकी पहुंच वहीं तक थी कि ऐसे ही बात की जा सकती है, और तो कोई तरीका जानते ही नहीं थे बात करने का। लेकिन आज आप देखते हैं कि हर जेब में मोबाइल है ना। तो उसकी बात जो उसने 80 साल पहले जो बात हमें बताई थी वो आज सिद्ध हो गई। आज हम लोग किसी भी कोने में बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने परिचित से बात कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि यही मोबाइल के बारे में बात आपको 80 साल पहले बताई होती तो आप और हम क्या कहते हैं कि पागल है। सेम वाकया, सेम जो स्थिति है वो मेंडल के साथ भी हुई। भाई इनके जो प्रयोग थे वो समय से बहुत आगे के थे, बहुत आगे के प्रयोग थे। और यहाँ जो बैठे थे ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जो गधे बैठे थे उनको समझ में नहीं आए। उनको समझ में नहीं आए तो उन्होंने तो एक निष्कर्ष निकाल लिया कि ये फालतू आदमी है, चर्च में कोई काम धाम तो होता नहीं, लगा रहता है और यहाँ हमारे सिरदर्दी बढ़ा गया, पटक गया इनको। अब मेंडल इंतज़ार करते रहे कि वो मेरी फाइल आज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। बार बार चक्कर लगाता रहा कि भाई मेरी फाइल को पढ़ लो, देख लो, समझ लो। लेकिन उनको तो पढ़नी ही नहीं थी, है ना। धीरे धीरे करके टाइम निकलता गया और 1884 में इनकी डेथ हो गई। 1884 में मेंडल की डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तब तक इनको कोई भी उपलब्धि नहीं मिली, कोई सम्मान नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद लगभग 35 वर्ष बाद 1900 में, सन 1900 में, ठीक है, 3 अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिक जेनेटिक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो भी एक दूसरे से अननोन थे, जानते नहीं थे, ठीक है, प्रयोग कर रहे थे। उन तीनों में, तीनों के नाम हैं, एक तो ऑस्ट्रिया का ही था एरिक वॉन शेरमैक, एरिक वॉन शेरमैक ऑस्ट्रिया का था ये। एक हॉलैंड का था ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज। और एक जर्मनी के थे कार्ल कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस। ये 3 साइंटिस्ट जेनेटिक्स को, आनुवांशिकी को समझाने के लिए प्रयोग कर रहे थे अपने अपने देशों में। ये ऑस्ट्रिया में कर रहा था, ये हॉलैंड में और ये जर्मनी में। 1900 में ये तीनों कहाँ पहुँचे? वहीं जो इनको सर्टिफाई करेगा इन एक्सपेरिमेंट को, कौन करेगा?
ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उसी ऑफिस में पहुँचे। उस ऑफिस में इन्होंने मेंडल की जो फाइल थी उसको रखे हुए देखा था। इन तीनों ने उसको पढ़ा और देखा कि जो एक्सपेरिमेंट ये आज मतलब सन 1900 में कर रहे हैं, ये आदमी यानी कि मेंडल उन्हीं प्रयोगों को 1865 में कर चुका था, 35 साल पहले ही कर चुका था। जो बात ये 35 साल बाद बता रहे हैं वही सारी बातें और इनसे भी सटीक, इनसे भी सही तरीके से वो आदमी 35 साल पहले ही बता चुका था। ठीक है, तो उसके बाद मेंडल को सम्मान मिला और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली। उसके बाद कहा गया, जीते जी नहीं कहा इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, बेचारे अभाव में ही मर गए, गरीबी में ही मर गए, वही चर्च में काम करते करते ही मर गए, कोई सम्मान नहीं मिला। लेकिन मरने के 16 साल बाद, 84 में डेथ हो गई थी, 1900 में जब उनके इन कार्यों की पुनर्खोज हुई, रीडिस्कवरी, ठीक है ना, जो कि इन 3 साइंटिस्टों ने की थी, उसके बाद इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि यानी कि आनुवांशिकी का जनक ये उपाधि मिली। अब हम बात करेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों सेलेक्ट किया, पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया, वो कौन से कारण हैं कि मेंडल ही सफल हुए और कोई उनके समकालीन साइंटिस्ट जो थे वो सफल क्यों नहीं हुए, मटर के कौन कौन से लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किया और फिर इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए, है ना, और उन नियमों का विज्ञान के क्षेत्र में या मानव जीवन के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो ये सब अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके।